लाख टके की बात में अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, वो दिल्ली जो पूरे देश के लिए नीतियां बनाती है और उस दिल्ली में खासकर जो लुटियन जोन का इलाका है, यानी वो इलाका जहां पर देश के नीति निर्माता रहते हैं, वहां पर आज बारिश के बाद जब जलभराव हुआ, पानी भरा, घुटनों घुटनों तक पानी भरा, तो बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि जब लुटियन जोन में यानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित, सबसे पॉश इलाके में जब थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरीके के हालात हो सकते हैं, तो दिल्ली के बाकी इलाकों में किस तरीके का मंजर होगा और आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है। एयरपोर्ट रोड, जंतर मंतर, बीडी मार्ग, धौला कुआं, प्रहलादपुर अंडरपास। बारिश के आगे बेबस दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चंद घंटों की बरसात ने देश की राजधानी का क्या हाल कर दिया है। वो इलाका जहां बिशंबर दास मार्ग है, जहां तमाम सांसदों के घर है और यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर भारत का सिरमौर यानी लोकतंत्र का मंदिर संसद है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह की स्थिति है। लगभग 2 फुट पानी भरा हुआ है और जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उन्हें इस बात का डर है कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। और फिलहाल जो इंतजामातों की बात करें, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली सरकार, सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्र सरकार, कोई किसी के भी कर्मचारी यहाँ पर पानी की निकासी व्यवस्था के लिए नहीं आए। क्या कभी आपने ऐसी दिल्ली की कल्पना की है? क्या कभी आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी के ये हालात क्यों होते हैं? जब जब दिल्ली में बारिश होती है तो इसी तरह का मंजर रहता है। दिल्ली के हालात बदलते नहीं हैं। हम आपको डूबी डूबी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं जो खुद बयां कर रही हैं अपने हालात। बस आधी पानी में डूबी है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि बाइक ने जल समाधि ले ली है। ये तस्वीरें एयरपोर्ट रोड की हैं। देख सकते हैं कि यहाँ सड़क का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास की सड़कों का हाल देखिए। ये रायसीना रोड की तस्वीर है। यहाँ सड़क पर पानी जमा हो गया है। ये वीवीआईपी इलाका है जहाँ से देश की संसद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सोचिए, इतने खास इलाके का ये हाल है तो बारिश में बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन से ठीक 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है ये लोकेशन, और ये है रायसीना रोड। रायसीना रोड किस तरह से जलमग्न हो चुकी है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सड़क पर इतना पानी भरा है कि ऑटो बंद पड़ गया। बाइक और कारों के पहिए पानी में डूब गए। ये तस्वीर बीडी मार्ग की है जहां सड़क पर ट्रैफिक ना के बराबर दिख रहा है क्योंकि चंद घंटों की बारिश ने इस इलाके को नदी में तब्दील कर दिया है। ट्रैफिक के लिहाज से धौला कुआं काफी व्यस्त इलाका है, लेकिन जब बारिश हुई तो धौला कुआं की सड़कों के हालात ऐसे हो गए मानो यहाँ कोई दरिया बह रहा हो। बारिश क्या हुई, दिल्ली में कई फीट पानी भर गया। तस्वीरें प्रहलादपुर अंडरपास की हैं। यहाँ इतना पानी भरा है कि कोई सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस इलाके की तस्वीर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये कोई नदी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके का मंजर रहा बारिश के बाद, ये तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भीड़, औरंगाबाद और जलगांव में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं, या कहिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति है, खासकर जलगांव में जहां बारिश और बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा चुकी है। जल कहर से बेहाल जलगांव। सैलाब से बेकाबू हुई नदी का पानी शहर में पसरा। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा सैलाब। लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार। काल बनकर टूटी पहाड़ी आफत। जलगांव के 40 गांव शहर में आधी रात दबे पांव सैलाब ने कुछ ऐसी घुसपैठ की जिससे तबाही मच गई।
शहर के बीच से गुजरने वाली तितूर नदी में इतना पानी आ धमका जिससे नदी अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल हो गई। उफनती तितूर नदी की ये धार जहां से गुजर रही है, तबाही बरपा रही है। नदी का ये रूप 40 गांव के बाशिंदों को डरा रहा है। बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद भी कुदरत का गुस्सा थमा नहीं। यहाँ कन्नड़ घाट के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कई गाड़ियां और ट्रक मलबे और कीचड़ में फंस गए। सड़क पर इतनी गाद जमा हो गई कि औरंगाबाद जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। चालीसगांव तहसील के मुंडखेड़ा, वाकली, रोकरे, पनगांव और बोरखेड़ी गांव में सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही मची है। वाकली गांव में 200 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। लगातार हो रही बारिश से जानदा बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया है। गिरना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, लिहाजा इसके किनारे बसे गांवों को सावधान कर दिया गया है। लोगों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। कुदरत की यह आफत सिर्फ जलगांव तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में अगले 24 घंटों में लगातार बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीती रात से ही तेज बरसात लगातार हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है। आपको बता दें कि मुंबई के आसपास चाहे पालघर हो चाहे ठाणे हो, हर तरफ से इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करें तो जलगांव जैसे इलाकों में बीती रात से ही लगातार तेज बरसात के कारण कई गांव जो हैं वो डूब गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक इसी तरह की तेज बरसात होने की आशंका जताई है और अगर इसी तरह की बरसात होती रही तो मुंबई के लोगों को आगे परेशानी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। देखिए, जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे डेंगू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अपडेट बताएंगे आपको यूपी का, लेकिन गुजरात में डेंगू से कैसे बचा जाए इसको लेकर बाकायदा कैंपेन शुरू हो गया है। ડેન્ગ્યુ ફેલાવતો એડિસ નામનો આતંકવાદી મચ્છર તમારા ઘરમાં છુપાઈને બેઠો હોઈ શકે છે। દિવસ દરમિયાન ડંખનો પ્રહાર કરતો આ આતંકવાદી મચ્છર कहर बरपाते डेंगू के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कवायद में जुटा है अहमदाबाद नगर निगम। शहर में फॉगिंग ड्राइव शुरू कर दी गई है। साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा लोगों को एडीज मच्छरों से बचने की जरूरत बताई जा रही है। સૌ મળીને આતંકવાદી મચ્છરની ઘૂસપેઠ રોકીએ અને ડેન્ગ્યુનો વિનાશ કરીએ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જનહિતમાં। अहमदाबाद में डेंगू चिकुनगुनिया के रोजाना करीब 100 मामले सामने आने के बाद नगर निगम मुस्तैद हो गया है। जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। एडीज मच्छर के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अहमदाबाद में एकाएक बुखार के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पताल फुल हो गए। जो चिकनगुनिया और डेंगू है उसके मामले तेज़ी से अहमदाबाद में बढ़ रहे हैं। हालांकि बारिश नहीं हुई है, फिर भी जो मच्छर है उसका जो कहर है वो पूरे शहर पे जारी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के हर रोज़ 100 से 150 नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है और निजी अस्पताल में भी लोग बुखार के कारण काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर पर मच्छर के कारण। पिछले कुछ वक्त से देश के कई हिस्सों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत महाराष्ट्र में डेंगू के मामलों में एकाएक जोरदार तेजी दर्ज की गई है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू से पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। डेंगू के कहर के बीच फिरोजाबाद में 8वीं तक के सभी स्कूल 6 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ नौनिहालों की मौत का मुद्दा सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। कल सीएम योगी ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा कर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की थी। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और रोगियों के परिजनों से मुलाकात की। जो मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे थे इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुका है, यहाँ के मरीजों से बातचीत करने के बाद यहाँ के लोगों ने बताया कि कई सारे हमारे बच्चे हैं जिसको झटके की भी बीमारी आ रही है। बहुत सारे लोगों को डेंगू भी है और पर्याप्त मात्रा में अन्य संक्रमण बीमारी से भी लोग पीड़ित हैं जिसका अभी तक डॉक्टर पता नहीं लगा पाए। ये मामला कासगंज में भी है, एटा में भी है, मथुरा में भी अब तक 9 लोगों से अधिक लोगों के मरने की सूचना।
मध्य प्रदेश में डेंगू के एकाएक सिर उठाते मामलों से सरकार अलर्ट हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में एमपी में डेंगू और वायरल फीवर के हजारों केस सामने आ चुके हैं, लिहाजा सरकार इलाज और जांच पर जोर देने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब बात करते हैं कोरोना की, जिसके मोर्चे पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। 5 दिन में दूसरी बार कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे हैं। कुल मिलाकर अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कुल मिलाकर कोरोना के खतरे को कैसे कम किया जाए, इस दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 करोड़ का वैक्सीनेशन का लक्ष्य एक दिन में एक बार फिर पूरा हुआ। कुल वैक्सीनेशन 65 करोड़ से ज्यादा। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां 1 तारीख से स्कूल खुलने हैं। 1 तारीख से स्कूल खुलने हैं, उससे पहले तमाम तैयारियां की गई हैं। न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। किस तरीके की तैयारियां हैं ये समझने के लिए आप भी देखिए। कोविड आइसोलेशन रूम, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तक का इंतजाम, थर्मल स्कैनर, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। ये किसी अस्पताल का मंजर नहीं, इसको मेडिकल सेंटर समझने की गफलत भी ना करें। ये दिल्ली के स्कूल में किए गए इंतजाम है। डीडीएमए की तरफ से 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर जो एसओपी जारी की गई है, उसी के तहत पुख्ता तैयारी की गई है। मैं किसी अस्पताल के वार्ड में नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं हूं इस वक्त एक स्कूल के आइसोलेशन रूम में। यह आइसोलेशन रूम इसलिए बनाया गया है क्योंकि 1 सितंबर से स्कूल खुलने हैं और तमाम स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आइसोलेशन रूम में आप देख सकते हैं 4 बेड्स लगाए गए हैं, 2 गर्ल्स के लिए, 2 बॉयज के लिए। साथ ही साथ आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। ये जो डीडीएमए ने जारी की हैं एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत जो है वो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको आप क्लासरूम में लेके चलते हैं कि आखिर क्लासरूम में किस तरीके की व्यवस्था है। ये देखिए आप, नो मास्क नो एंट्री, ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह लगे हैं। यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है डेस्क को, और साथ ही साथ हर डेस्क पे एक पोस्टर जो एक चिप लगाई जा रही है कि डू नॉट सिट हेयर, यानी कि क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ बैठना है, तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। डीडीएमए की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 50% बच्चे ही एक बार में क्लास करेंगे। शिफ्ट में क्लासेस लगाई जाएंगी। 2 शिफ्ट के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें लाने के निर्देश दिए गए हैं। क्लासरूम में 1 सीट छोड़कर बैठने का इंतजाम करना होगा। स्कूल परिसर में 1 क्वारंटीन रूम बनाना भी जरूरी होगा। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। ये एसओपी बनाने के बाद अब क्लासों का सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। हमारा जो आइसोलेशन वार्ड है उसको हम फिनिशिंग टच देने में शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खोलना है। लेकिन उससे पहले हमारी बहुत सारी और तैयारियां हैं कि जो कि पीटीए मीटिंग करनी है, एसएमसी की मीटिंग करनी है। साथ में हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को लाइव क्लासें भी मिलेंगी, और लाइव क्लास के साथ साथ जो बच्चे डेस्क पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे वो भी साथ में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ हमने सबसे अच्छी बात की है कि 50%, जबकि सरकार की तरफ से अलाउड है कि बच्चे बुला सकते हैं, लेकिन हम 50% में भी कुछ कम बच्चे बुलाएंगे, और जो हमारी कंसेंट फॉर्म आएंगे उस बेस पर हम अपना प्रोग्राम जो है सेट करेंगे। अभी हम ज़्यादा रूम्स को लेकर के नहीं चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। सुपरटेक ने नियमों की अनदेखी करते हुए 40 मंजिला के 2 टावर खड़े कर दिए थे। इन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। इस फैसले में बायर्स के लिए भी राहत की बात है। वो ये कि कोर्ट ने सुपरटेक को 2 महीने के भीतर 12% ब्याज के साथ ये पैसा बायर्स को लौटाने का आदेश दिया है। 1000 करोड़ रुपए, ये वो अनुमानित रकम है जो 950 परिवारों ने पाई जमा करके नोएडा में सुपरटेक के प्रोजेक्ट में लगाई थी। सोचा था सपनों का आशियाना मिले, लेकिन सुपरटेक ने जो खेल किया उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है।
जिस सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में 40 मंजिला के 2 टावर खड़े किए गए, वही 2 टावर अब गिराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये दोनों टावर नियमों की अनदेखी करके बनाए गए। इन दोनों टावर्स को खड़ा करने में नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिली भगत है और इन्हें बनाने में सोसाइटी के बायर्स की मंजूरी नहीं ली। जो अभी 2 साल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी और जिस चीज़ का नतीजा आपके सामने है, और इस नतीजे के अंदर बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बोला है कि आप इसके अंदर एक जांच समिति बनाएं और उसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि अथॉरिटी के अंदर ऐसे कितने अधिकारी लोग हैं जिन्होंने मानक दंडों का उल्लंघन करते हुए इनको नेक्सस के अंदर इनको अप्रूवल दिया और अप्रूवल देने के साथ साथ इनोसेंट बायर्स को ड्यूट किया गया। इसीलिए सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने सुपरटेक को 3 महीने का वक्त दिया है। साथ ही इन टावर्स को गिराने का खर्चा भी सुपरटेक को ही देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इन दोनों टावर को गिरा दिया जाए और सुपरटेक इस पूरे डेमोलिशन की जो कार्रवाई है उसका खर्च वहन करेगा। इस पूरी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है इसकी निगरानी के लिए कोर्ट ने कहा है कि CBRI जैसी कोई एजेंसी इसकी पूरी निगरानी करे। और कोर्ट ने इसके साथ साथ कहा है कि जो फ्लैट खरीदार हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट बुक कराया था उनको 3 महीने के अंदर 12% ब्याज के साथ उनका सारा पैसा वापस लौटाया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो RWA है जिसने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी उसको भी 2 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। सुपरटेक से कहा है कि 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए दें। कोर्ट के फैसले में इन टावर्स में घर बुक करने वालों को बड़ी राहत मिली है। 40 मंजिला 2 टावर्स में कुल 950 फ्लैट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्विन टावर के वायर्स को 2 महीने के भीतर 12% ब्याज के साथ सुपरटेक पैसा लौटाएगा। हमें तो पता भी नहीं था ये बन भी क्या रहा है, क्योंकि जब ये सोसाइटी को सेल आउट किया था सुपरटेक ने तो उस समय ये कोई बिल्डिंग का नामो निशान नहीं था और ग्रीन एरिया बताया गया था, खुली हवा। यहाँ तक कि प्रीमियम लिया गया था कि सामने वाले टावर्स से कि हमारा बेस्ट एरिया यहाँ से है, आपको एक्सप्रेसवे भी दिखाई देता है ये सब। बाद में जब ये बिल्डिंग बनाई तो हमें पता ही नहीं था क्या बन रहा है, ना नक्शा मिला ना कुछ। और आज का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिसीजन है। इस वर्डिक्ट से हम लोग बहुत खुश हैं। कोर्ट के इस फैसले से सुपरटेक के 950 बायर्स के चेहरे खिल गए, लेकिन ये फैसला नजीर बनने वाला है। साथ ही उन तमाम बिल्डर्स के लिए एक संदेश भी है जो मिली भगत करके आम आदमी से धोखा करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।